सीएए का एक ऐसा बिल है जिसने ना सिर्फ भारत में एक भूचाल खड़ा किया बल्कि पूरी दुनिया में उसकी बाज़गश्त सुनी गई। अभी पिछले हफ्ते ही अमेरिका की रिलीजियस फ्रीडम की जो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ताल्लुक अमेरिका की सरकार से है, उन्होंने फिर एक बार कह दिया कि सीएए का बिल जो है डिस्क्रिमिनेटरी है। बहरहाल ये बहस तो वहाँ पे है। भारत में सीएए का जो बिल है, जिसको मैं पर्सनली हमेशा से कहता चला आ रहा हूँ, एक बहुत ही ह्यूमेन बिल है जिसका मकसद परसिक्यूटेड कम्युनिटीज़ को प्रिसाइजली बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से भारत लाना है और उनको जाए पनाह देना है। और एक बहुत ही ह्यूमेन बिल है, लेकिन भारत में इसके ख़िलाफ़ जो विरोध हुए वो आपके सामने है। पूरी दुनिया में इसके ख़िलाफ़ जो विरोध हुए वो आपके सामने है और अभी भी इस पर डिबेट रुकने वाली नहीं। बाहर के देशों में जो बातचीत हो रही है वो तो अब होती रहेगी, उसका हम कैसे काउंटर नैरेटिव देते हैं ये अब एक हमारा मसला है। इसमें हम बहरहाल पीछे हैं, लेकिन ख़ुद भारत के अंदर इसका काउंटर नैरेटिव इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। एक तो है काउंटर नैरेटिव, एक है उसकी इम्प्लीकेशन। इन सब बातों से जुड़ी हुई एक ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, निमित्तिकम, जो इसी मंशूर पे काम करती है कि परसिक्यूटेड कम्युनिटीज़ को भारत लाया जाए। हज़ारों लोगों को भारत ला चुके हैं और डॉक्टर रत्नू जी एक जाना पहचाना नाम है और उनके साथ ही बहुत जाना पहचाना नाम जे आहूजा जी आज मेरे साथ वीडियो लिंक पर दोनों मौजूद हैं। मैं पहले उन दोनों का स्वागत करता हूं। वेलकम जय आहूजा भाई और डॉक्टर रत्नू भाई, आप दोनों को खुश आमदेद। मैं जय भाई आपसे बातचीत शुरू करता हूं। मैंने अभी एक थोड़ा सा परिचय दिया जिसमें वो जो दुश्वारियां हैं कि ये क्यों अभी तक अपने नैरेटिव को इस्टेब्लिश नहीं कर सकी, यानी सीएए की पूरी जो सिचुएशन है वो एक अलग बहस है। इस वक्त भारत में कोविड भी बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है, दुनिया कहीं ना कहीं सेटल हो ही जाएगी। आज के दिन भारत में सीएए की क्या सिचुएशन है, हम ये भी सुनते हैं कि नाम तो बड़ा इसने कमाया, इस पर बहुत डिबेट भी हुई, लेकिन रिजल्ट्स इस पर वो शायद नहीं आए जो आने चाहिए। डॉक्टर जय भाई कैसे देखते हैं सिचुएशन को? सर, जिस दिन आज आप और हम बात कर रहे हैं, आज तक ये जून के पहले हफ्ते तक 2021 में सीएए लागू नहीं हुआ। तो हम सीएए की बहस से पहले जहां थे, प्रैक्टिकली आज भी हम वहीं खड़े हैं। इसमें कोई रद्दोबदल नहीं है, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अभी भी 1955 के एक्ट में जो स्पेशल प्रोविजन है पाकिस्तान और अफगान माइनॉरिटीज के लिए, जिसका नेचुरल बेनिफिशियरी बांग्लादेशी भी है, क्योंकि जब ये एक्ट बना 55 वाला तब ईस्ट पाकिस्तान था, बाद में बांग्लादेश हो गया। तो अभी भी 1955 के स्पेशल प्रोविजन में बेनिफिशियरी हैं ये लोग और हम इनको सिटीजनशिप दिला रहे हैं, पर वो बड़ी कॉम्प्लेक्स तरीके से होती है। इसलिए हमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आना चाहिए। ये 2010 से हमने डिमांड रेज करना शुरू किया था, जो 2019 में आया, लेकिन 2021 तक, आज जून 2021 तक लागू नहीं हुआ। आपने कहा कि प्रैक्टिकल सिचुएशन ये है कि वो अभी तक लागू नहीं हुआ, जबकि पूरी दुनिया में इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा चल रहा है। भारत के अंदर प्रोपेगेंडा चल रहा है, ग्राउंड रियलिटी ये है कि वो लागू ही नहीं हुआ। डॉक्टर साहब, आपका तो पूरा मिशन ही परसिक्यूटेड कम्युनिटीज़ को, प्रिसाइजली हिंदूज़ और जो सिख हैं हमारे बहन भाई, उनको लाना है, और आपको तो इस एक्ट से बड़ी उम्मीदें बनी होंगी और यू आर वन ऑफ द फाउंडर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो कैसे आप आज के दिन फील करते हैं? देयर इज ओनली वन एक्सप्लेनेशन कि कोविड के कारण जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको पैर टिकाने का मौका ही नहीं मिला और भारत और पाकिस्तान के बीच में हॉस्टिलिटीज के कारण बॉर्डर भी बंद है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दिस इज अ ब्यूरोक्रेटिक डिले कि आप एक एक्ट जो पार्लियामेंट ने पास कर दिया है उसके नोटिफिकेशंस बनाने हैं सिर्फ। तो जो पूरा खाना वाना तैयार हो गया है, सजा के रख दिया है, मेहमान आ गए हैं, वो जो रोटी का गास बना के मुंह में डालना था वो नहीं डाल पा रहे।
तो कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। तो हम अभी भी आशान्वित हैं और आशावान हैं कि ये एक्ट नोटिफाई होकर के लागू होगा। 40,000 के लगभग पाकिस्तान से विस्थापित हिंदू, सिख और ईसाई लोग अभी इस एक्ट के द्वारा अपनी सिटीजनशिप की प्रतीक्षा में हैं और एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। मेरी जो वरी है, मेरी जो चिंता है, मेरी जो आशंका है वो ये है कि कहीं ऐसा नहीं हो गया हो कि केंद्रीय सरकार जो जिहादियों का जो पूरा शाहीन बाग चला था और वो पूरा जो यहाँ पर वामपंथियों ने तमाशा किया था, तो कहीं रीथिंक तो नहीं हो रही है कोई बात, या कोई बैकफुट पे तो नहीं चली गई हमारी सरकार। मेरी चिंता ये है, क्योंकि यदि बैकफुट पे गई तो फिर हम भी जो भी हमें करना होगा हम करेंगे। इस एक्ट को हम डाइल्यूट नहीं होने देंगे और अनइम्प्लीमेंटेड भी नहीं रहने देंगे, क्योंकि अगर इन हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों को हमने लावारिस और बिल्कुल अनाथ छोड़ दिया, तो आप समझिए कि इनके कन्वर्जन होंगे, इनकी हत्याएं होंगी, इनकी बलात्कार बढ़ेंगे और ये महापाप, इसके हम सब भागी बनेंगे। तो मेरी आत्मा में तो मैं इसको स्वीकार करने को राजी नहीं हूं। हाँ, हम समय दे सकते हैं सरकार को, ये अपना समय ले आप नोटिफिकेशन, बिकॉज कोविड के कारण वाकई यहाँ पर कोहराम सा मचा हुआ था एक समय पर। यद्यपि एज अ डॉक्टर आई कैन टेल यू कि वो इतना भीषण नहीं था। बीच में 15 दिन जरूर एक क्राइसिस की सिचुएशन थी, लेकिन अब ऑक्सीजन, मेडिसिन वगैरह सब आ गई हैं, नंबर्स ऑफ केसेस भी हमारी काफी कम हो गए हैं। तो वंस द क्राइसिस इज ओवर, आई थिंक अ मंथ और 2 नोटिफिकेशंस आ जाने चाहिए सीएए के। आपने कहा कि इस वक्त बहुत ही बड़ा मसला है और सबसे बड़ी रुकावट आपको ये भी दिखती है कि शायद वो जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं, जो जिहादी हैं, कहीं उनका दबाव तो नहीं है। क्या ये दबाव ब्यूरोक्रेसी पे है? क्या जो इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स हैं, ख़ास तौर पर वेस्टर्न वर्ल्ड की, वो अभी तक सहमत नहीं हो सकी? क्या उनकी वजह से वहाँ की ब्यूरोक्रेसी कुछ सोचती है या इसको एक तरह से रोक रही है? जैसा आपको ये सब बातें दिखती हैं, जैसा कि हमें यहाँ पे बैठे हुए खदशात नजर आते हैं? जी, मेरा इसमें एक कहना है बड़ा इंपॉर्टेंट। आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि प्रॉब्लम क्या हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का जो काडर है या जो संघ से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी समस्या क्या है? उनको क्या है, बचपन से राम मंदिर के बारे में पता था, इतना पुराना केस है, हिस्टोरिकल उसके बैकग्राउंड पता थे उनको, कश्मीर के बारे में पता था क्योंकि जनसंघ के जो फाउंडर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ही वाज एक्चुअली पॉलिटिकली मर्डर्ड इन कश्मीर, तो उनको 370 के बारे में पता था, उनको कॉमन सिविल कोड के बारे में पता था। ये 3-4 चीजें उनको उनके ब्लड में ट्रेवल करती हैं। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ है सर कि ये सिर्फ 10 साल पुरानी डिमांड थी, यानी 2010 में पहली बार हम लोगों ने कहना शुरू किया कि 1955 का एक्ट अब कॉम्पिटेंट नहीं रहा है और हर एक्ट में समय के हिसाब से चेंजेस होने चाहिए और तो टाइम के हिसाब से थोड़ा सा दुरुस्त करना बहुत जरूरी है। उस दुरुस्तगी के प्रोसेस को आने में 9 साल लग गए। तो बेसिकली लोगों को सिटीजनशिप के बारे में, आम लोगों को, बीजेपी के काडर को भी पता नहीं था। लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा ये हुआ। आपको मैं एक मजेदार बात बताता हूं, 1955 के एक्ट में नेहरू जी की सरकार ने जिन लोगों को बेनिफिशियरी रखा है उसमें नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक भी कैटेगरी को न जोड़ा है न घटाया है। तो माइनॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की डेफिनेशन क्या होगी, ये 1955 का एक्ट एड्रेस करता है, उसको एज इट इज बनाए रखा है। आपको शायद ध्यान होगा कुछ साल पहले, लगभग 18 साल 20 साल पहले भूटान में काफी इंसर्जेंसी हुई और भूटान की राजाशाही ने वहां के हिंदुओं को, क्योंकि उन्होंने राजशाही के खिलाफ विद्रोह किया था, मोनार्की के खिलाफ खड़े हो गए थे, तो उनका झगड़ा बेसिकली अपनी सत्ता बचाने का था। बड़ी संख्या में हिंदू माइग्रेट होकर भारत और नेपाल में गए, 2 लाख बर्मीज हिंदू इन रोहिंग्याओं के साथ में बड़ी संख्या में भारत में आए हैं। श्रीलंका की इंसर्जेंसी आपको पता है, राजीव गांधी जी ने पीस आर्मी भेजी थी और शांति सेना भेजी थी, बड़ी संख्या में तमिल हिंदू भारत आए हैं। अगर ये हिंदुओं के फेवर में करना होता तो भूटानी हिंदुओं को क्यों नहीं लिया इसमें बर्मीज हिंदू को क्यों नहीं लिया, इसमें तमिल हिंदुओं को क्यों नहीं लिया? मैं बताता हूं सर, 1955 के एक्ट का स्पेशल प्रोविजन सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान को ही एड्रेस करता था। तो न तो उसके क्लॉजेस के अंदर कोई टेरिटोरियल चेंजेस किए गए,
कि हम श्रीलंकन हिंदूज को ले लेंगे, हम इनको ले लेंगे, हम उनको ले लेंगे, न ही कैटेगरी में कोई चेंज किया गया। तो माइनॉरिटी ऑफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान पे सेंट्रिक रखा। बांग्लादेशी माइनॉरिटी इसलिए बेनिफिशियरी है क्योंकि वो ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, इसलिए वो नेचुरल बेनिफिशियरी है। उस पार्ट को पहले से कवर किया गया था। तो ये मजे की बात है कि न तो कैटेगरी चेंज हुई, न टेरिटोरी चेंज हुई, न तो क्षेत्र बदला गया, न उनकी श्रेणी बदली गई। उसके बावजूद भी ये कांग्रेस और लेफ्ट का प्रोपेगेंडा चला क्योंकि इनके लोग तैयार ही नहीं थे इस बात को समझने के लिए और समझ करके आम जनता को समझाने और कहने के लिए। फिर भी भारत के जनमानस ने बड़ी बड़ी रैलियां, बड़े बड़े जलसे जुलूस सीए के पक्ष में किए हैं क्योंकि मानवीयता का एंगल सबको समझ में आता है। कुछ थोड़े से लेफ्टिस्ट और इस्लामिस्ट जिहादी माइंडसेट के लोग या जो है कांग्रेसी, इन्होंने थोड़े बहुत एहतजाज किए और ये एक जगह शाहीन बाग जैसी कुछ जगहों पे बैठे। बाकी ऐसा कोई बड़ा विरोध नहीं था। हाँ, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भारत का जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वो अपनी बात को ठीक से नहीं कह पाई, ये हमको भी लगता है। आपको गोरा साहब मैं बताऊं, अभिषेक मनु सिंघवी आपने नाम सुना होगा, कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर हैं, मल्टीपल टाइम राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। वो एक डिबेट में लाजवाब हो गए मेरे सामने जब मैंने उनसे पूछ लिया। तो मैंने उनको डिबेट में CNN पर स्पष्ट सारे वक्ताओं के बीच में, सारे श्रोताओं के बीच में, सारे पैनलिस्ट के बीच में एकदम झूठा साबित कर दिया और उनके पास में आंसर नहीं था। आपको मैं क्लिप भेज दूंगा। उनके कांग्रेस के प्रवक्ता के पास में, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन के पास में आंसर ही नहीं था मेरे सवालों का। तो ये झूठ बोल रहे हैं और इनका झूठ बिक रहा है और हमारी सरकार अपना सच नहीं चला पा रही है। बड़े दुख की बात है हमारे लिए। और आप कहेंगे तो मैं कुछ टेक्निकलिटीज बता दूंगा आगे अपनी चर्चा में। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। वो टेक्निकलिटीज़ जिनका आप इशारा कर रहे हैं वो हमें यहाँ बैठकर भी नज़र आता है, मसाइल नज़र आते हैं। डॉक्टर साहब, अभी जैसा आपने भी कहा और आप और मैं भी कहते रहते हैं कि नैरेटिव का एक फुकदान है जो हम दुनिया को बता नहीं सके। ये नैरेटिव सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का ही मसला नहीं है। जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है भारत का, जो मिनिस्ट्री है, उनका अपना नैरेटिव है ही नहीं। और ख़ासतौर पर CAA पे, जैसे मैंने अभी कहा, अभी पिछले वीक फिर अमेरिका की जो रिलीजियस फ्रीडम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट से जुड़ी हुई है, उन्होंने फिर उस पर बात कर दी। और यहाँ पे अमेरिका में ख़ास तौर पर आए दिन किसी न किसी शहर में जिसका कोई तल्लक भारत से नहीं होता, एक बिल वहाँ पे टेबल होता रहता है जी कि भारत में CAA के ख़िलाफ़ बात की जाए। और मैंने पीछे कहा कि वहाँ पे CAA के हवाले से कुछ हो ही नहीं रहा। तो डॉक्टर साहब, ये सब जो टेक्निकल दिक्कतें हैं ये अपनी जगह पे हैं, लेकिन आपका जो काम है वो तो नहीं रुकने वाला ना, वो तो आप कर ही रहे हैं। बेशक कोविड ने एक अलग से रुकावट डाली हुई है। तो इस वक्त ग्राउंड पे जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन साल हर साल से मुहाजिरीन को वहाँ से ला रही है, परसिक्यूटेड, ख़ासतौर पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान से परसिक्यूटेड हिंदूज, सिख्स, क्रिश्चियंस को ला रही है, वो इस वक्त सिचुएशन क्या है? इस वक्त की सिचुएशन बताने से पहले आपकी बात का मैं अनुमोदन कर दूं। जो बात आपने जहां जुड़ी थी उसी सिरे पर कि 8 सिटी काउंसिल्स यूनाइटेड स्टेट्स की CAA के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर देती हैं। हमारा जो फॉरेन मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, हमारा जो कमीशन है वहां पर DC के अंदर, वो भांग पी के सो रहा है। दिस इज अ फेलियर। अच्छा, ऑल्सो फेलियर ऑफ हिंदू कम्युनिटी। आप देखिए कि जो भी CAA के खिलाफ या कश्मीर के लिए जब इंडियन हाई कमीशन के सामने प्रदर्शन होते हैं तो पूरा पाकिस्तानी समाज वहां पहुंच जाता है। हमारे वहां 10 लोग खड़े होते हैं बेचारे। तो ये एक हिंदू सोसाइटी की पॉलिटिकल इंडिफरेंस और अपने भाइयों के इतने भयंकर कष्ट के प्रति एकदम एक इंडिफरेंस का भाव है, वो भी कहीं ना कहीं इस चीज के लिए जिम्मेदार है और उसको हमें एड्रेस करना चाहिए। चाहे हमारी स्पिरिचुअल लीडरशिप, चाहे हमारी रिलीजियस लीडरशिप, हमारे साधु संत, हमारे मठाधीश, संघ के लोग, जो तो जितने भी लोग हों, उस चीज को एड्रेस करें कि हिंदू समाज क्यों चुप पड़ा है। और उसका उदाहरण मैं आपको, शिकागो के अंदर ये पास होने वाली थी। वहां पे एक लड़का है मेरे पास, सचिन त्रिपाठी करके, उसका फोन आया, दादा मुझे वीडियोस चाहिए, मैं इसको काउंटर करना चाहूँ। अब देखिए 25-30 साल का, 26 साल का लड़का जो बेचारा खुद वहां पर अपना IT इंडस्ट्री में जाकर अपना पैसा कमाने गया, वो सिटीजन भी नहीं है। उस बच्चे ने वहां पर वो सारा कर कुरा के और वो हमने उसको रोक दिया। यानी जो शिकागो की सिटी काउंसिल थी उसने कहा कि नहीं, इस बात में तो कोई दम ही नहीं है, यहाँ तो हिंदुओं का शोषण हो रहा है। मुझ जैसा, जैसे अपने उर्दू में कहते हैं नाचीज, एक साधारण किस्म का आदमी
आज से 3 साल पहले यूनाइटेड स्टेट्स के स्टेट डिपार्टमेंट में जाके मैंने पाकिस्तानी हिंदुओं का, सिखों का केस रखा, तो जो स्टेट डिपार्टमेंट की महिलाएं थी, जो ऑफिसर्स थे, वो दंग रह गई कि हिंदुओं के साथ में ये हो रहा है पाकिस्तान में। तो इसका मतलब किसी ने उनको बताया ही नहीं है अब तक। बेसिक जो इंफॉर्मेशन जानी चाहिए थी वही नहीं गई है। तो ये तो हमारा ही फेलियर है ना। अब तो आपने पूछा कि हम अब क्या कर रहे हैं, तो अभी तो हम सब कुछ भी नहीं कर रहे हैं एज फार एज पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से हिंदुओं का आने का सवाल है, क्योंकि बॉर्डर सील्ड है और कोविड के कारण लॉकडाउन हुआ है, तो कोई बाहर से सिटीजन आ नहीं सकता। बहुत स्ट्राइट स्क्रीनिंग है। मार्च 2020 के बाद अब तक एक भी हिंदू बॉर्डर क्रॉस करके भारत नहीं आया है, एक भी सरदार, एक भी क्रिश्चियन पाकिस्तान से निकल के नहीं आया। ये हमारे लिए एक बहुत पीड़ादायक विषय है। यद्यपि इसका जो मुख्य कारण है वो कोविड का लॉकडाउन है, बट कोविड लॉकडाउन खुलने के बाद में सीएए यदि एक्टिवेट नहीं होगा, तो क्योंकि देखिए मेन इंसेंटिव वहां से आने वाले पाकिस्तानी हिंदू सरदार या क्रिश्चियन का ही हुआ कि उसको यहाँ पर सिटीजनशिप मिले, उसको नागरिकता मिले। और नागरिकता में अगर किंतु परंतु डाइल्यूशन होगा, हाँ मिलेगी नहीं मिलेगी, सीए लागू हो रहा है नहीं हो रहा है, हम डिफेंसिव पे जाएंगे, हम अपॉलोजेटिक दिखेंगे, तो अपना घर बार बेच के आ रहे हैं सर वो लोग। और क्या बेच के आ रहे हैं, छोड़ के आ रहे हैं अपना गहना गांठें, अपने रिश्तेदार, अपनी यादें, अपनी नौकरियां, अपनी गाड़ी, अपनी संपत्ति, सब कुछ गंवा के वो लोग आ रहे हैं। तो उन्हें कुछ श्योरिटी तो चाहिए कि हाँ वो यहाँ आएंगे तो उन्हें एटलीस्ट सिटीजनशिप मिल जाएगी। अगर हम वो श्योरिटी भी नहीं देते हैं तो फिर तो कोई क्यों आएगा फिर हमारे देश में। देखिए, आपने बहुत अहम बातें की। मैं थोड़ी सी यहाँ पे आई हैव टू बी फेयर, ये मैं जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन में आई, जब ये शिकागो में उन्होंने रेजोल्यूशन टेबल की, तो मैं क्रेडिट देता हूँ VHPA को अमेरिका में। उन्होंने बहुत फाइट किया और लॉयर तक उन्होंने हायर किया, और मैंने वो सारी करस्पॉन्डेंस देखी। मैं क्रेडिट देता हूँ भारत के जो वहाँ पर कॉन्सल जनरल हैं शिकागो में, उनकी जो पूरी की पूरी ईमेल जो है करस्पॉन्डेंस हुई, उसमें उन्होंने बहुत बढ़िया पॉइंट्स उठाए और उन्होंने सिटी काउंसलर्स को जो कुछ कहा। तो ये काम इस लेवल पे ज़रूर हुआ। यहाँ पे हिंदू अमेरिकन एक बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कई सिटीज़ में इस रेजोल्यूशन को लीगली चैलेंज किया। लेकिन ये मैं ज़रूर मानता हूं कि काम इससे ज़्यादा होने की ज़रूरत है दो लेवल पर। एक तो कन्फ्रंट करने के लिए जो प्रोपेगेंडा एंटाई भारत गलत हो रहा है उसको कन्फ्रंट करने के लिए, दूसरा अपना काउंटर नैरेटिव देने के लिए काम ज़्यादा होना चाहिए। जय भाई, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा कि एक तो कोविड की सिचुएशन भी है, दूसरा ये है कि जब किसी को ये ज़मानत ही नहीं है, गारंटी ही नहीं है कि वो पाकिस्तान से अपना सब कुछ छोड़ के भारत आए तो उसको सिटीज़नशिप भी ना मिले। हमने बहुत सारे ऐसे वीडियो क्लिप्स भी देखे फ्रैंकली, और बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी देखी जो भारत में पहुँचे हिंदू बहन भाई, वो बेचारे उनमें से सभी नहीं तो कुछ एटलीस्ट बहुत मिजरेबल लाइफ भी रही, सिटीज़नशिप भी नहीं मिली। तो इस वक्त उनकी जो रीसेटलमेंट है इन टर्म्स ऑफ उनकी सिटीजनशिप और बेहतर जिंदगी की तरफ, जो एटलीस्ट पुराने लोग आए हुए हैं, जय भाई हमारे व्यूज को बताइए वो सिचुएशन क्या है। सर, इसको थोड़ा सा ना मतलब ठीक तरीके से समझना पड़ेगा। यहाँ बहुत पीछे नहीं जाते हैं हम, 1950 में चले जाते हैं, 1950 में। 1950 में दोनों देशों की तरफ से एक इनिशिएटिव यह हुआ कि भाई बहुत लड़ लिए, खून खराबा हो गया, बंटवारा हो गया, अब हम कुछ नई तैयारियों की तरफ बढ़ते हैं और कुछ पॉजिटिव बात करते हैं। उस पॉजिटिव बात के लिहाज से लियाकत अली खान और जवाहरलाल नेहरू दिल्ली में मिलते हैं, और उस समय के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान जी के साथ में लगभग 100 लोगों का एक डेलीगेशन और आता है। बहुत सारे इश्यूज पे डिस्कशन होता है, बहुत सारी ट्रीटी होती है, लेकिन सिटीजन्स को लेके क्या बात होती है ये बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि जो फैसिलिटी हम इनके लिए मांग रहे हैं वो एहसान नहीं है किसी का, वो ना कांग्रेस का एहसान है ना बीजेपी का एहसान है, वो भारत की बनने की, जो ये डिवाइडेड इंडिया बनने की जो नींव है उसमें वो सब बातें कही गई हैं। दोनों देशों के प्राइम मिनिस्टर्स दो बात पे एग्री करते हैं। पहली ये कि अगर हमारे देश की किसी माइनॉरिटी को ये लगता है कि 47 में हमने सरहद के उस पार न जाके गलती कर दी, तो उसको एक मौका मिलना चाहिए अगर वो आना चाहे तो इस लिहाज से अगर भारत का कोई मुसलमान पाकिस्तान जाना चाहेगा तो पाकिस्तान को उसे लेना पड़ेगा। ऐसे ही पाकिस्तान का कोई माइनॉरिटी सिख, क्रिश्चियन, हिंदू भारत आना चाहेगा तो भारत को उसको लेना पड़ेगा। और साथ ही ये भी तय किया गया कि इस तरीके के लोग जो अनडिवाइडेड इंडिया के सिटीजन हैं,
आज वो डिसीजन ले रहे हैं जो 47 में नहीं लिया, तो उन लोगों को प्रेफरेंस पर सिटीजनशिप दी जानी चाहिए। उनको नॉर्मल ग्लोबल सिटीजन, कोई लंदन का आदमी भारत में बसने आ गया, कोई अमेरिका का आ गया, वैसे ट्रीट नहीं कर सकते। खून के रिश्ते हैं, सरहद के दोनों पार आज भी हमारे खून के रिश्ते हैं। सर, मेरे दादाजी सेंट्रल सिंध से, बेरानी से माइग्रेट होके 1947 में आए थे और अपने हाली, अपने माली, अपने दुनिया भर के लोगों को, 600 लोगों को लेके आए थे एक साथ। कैसे खत्म हो जाएंगे रिश्ते? तो इस लिहाज से फिर क्या हुआ कि आपको ध्यान होगा, पार्टीशन डीड के समय सिंध के एक बड़े नेता थे आचार्य कृपलानी, वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। तो आचार्य कृपलानी बाद में नेहरू जी के पीछे पड़ गए कि भाई आपने वचन दिया है लियाकत अली खान के साथ में, रिटर्न ट्रीटी किया है, आप इस पे कोई एक्ट तो बनाओ, इनको कहां पे रखोगे, कैसे रखोगे, इनको लीगली कैसे एड्रेस किया जाएगा। तो नेहरू जी ने कहा कि भाई अभी समय ठीक नहीं है, हम वर्किंग गवर्नमेंट चला रहे हैं, हम इलेक्ट होके नहीं आए हैं, 52 में इलेक्शन हो जाने दीजिए, जनरल इलेक्शन, और हम आएंगे दोबारा तो हम इस काम को करेंगे। इस लिहाज से 52 में फिर आ गए वापस। 53 में एक पार्लियामेंट्री बोर्ड बनाया गया कि सिटीजनशिप को कैसे एड्रेस किया जाए और ये जो माइग्रेंट्स है इनको कैसे एड्रेस किया जाए, और पूरी दुनिया का कोई आदमी आएगा तो उसको कैसे डील किया जाएगा, और पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का कोई आदमी आएगा तो कैसे डील किया जाएगा। अफगानिस्तान का नाम जुड़ने का किस्सा भी बहुत अलग है सर। एक बड़े लीडर हुआ करते थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी कहते थे। वो 1954 में भारत अपने दोस्तों से मिलने आए तो उनको पता चला कि इस तरीके की किसी एक्ट पे वर्किंग चल रही है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि पश्तो एरिया में फंसे हुए सिख और हिंदुओं के दिन भी बुरे आने वाले हैं, आप आज ही अफगानिस्तान लिख दो तो कल को इनके लिए विंडो ओपन रहेगी आने की। तो जो एक्ट में सिर्फ पाकिस्तान की माइनॉरिटीज को एड्रेस किया जाना था प्रोविजन में, जिस प्रोविजन में, उसमें एड्रेस कर दिया गया साथ में अफगानिस्तान की माइनॉरिटीज को भी। इस तरीके से ये एक्ट बना और इसमें 3 तरीके से भारत की सिटीजनशिप को बताया गया है। एक तो बाय बर्थ सिटीजनशिप के लिए अगर आप भारत की धरती पे कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो उसके माता पिता में से एक जने का इंडियन होना जरूरी है। अगर फॉरेन की धरती पे पैदा हो रहा है तो उसके माता पिता का दोनों का इंडियन होना जरूरी है, वो तुरंत जाके इंडियन एम्बेसी में बच्चे का इंडियन पासपोर्ट क्लेम कर सकते हैं। दूसरा था बाय नेचुरलाइजेशन, उसके अंदर पहला क्लॉज है सर सेक्शन 5(1) है जो स्पेसिफिकली कहता है कि अगर आप पाकिस्तान की माइनॉरिटी हैं, आप भारत में 7 साल से रह रहे हैं और आपके पास में ये प्रूफ है कि आपका या आपके माँ बाप में से किसी भी एक का बर्थ बिफोर पार्टीशन है, तो हम आपको प्रेफरेंस पे 7 इयर्स में सिटीजनशिप देंगे। यहां से हमारी लड़ाई शुरू होती है। होता क्या है सर, इस प्रोविजन में घर के एक बंदे को तो इस लिहाज से नागरिकता मिल जाती है, कोई सीनियर मोस्ट आदमी को, पर उसके बच्चे जो हैं उनके फादर का बर्थ नहीं है 47 से पहले का। वो बच्चे 12-12 साल जनरल कैटेगरी में सिटीजनशिप के लिए वेट किया करते हैं, उनका करियर स्टक हो जाता है, वो बच्चे पॉलिटिकल हॉस्टेज बन जाते हैं, वो एक शहर से बाहर नहीं जा सकते, वो गवर्नमेंट कॉलेज में सब्सिडी की पढ़ाई में क्लेम नहीं कर सकते, चाहे वो कितने भी होनहार क्यों ना हो, एलिजिबल क्यों ना हो। तो हमने कहा कि सर ये जो माइग्रेशन हो रहा है ये सब कुछ बच्चों को और परिवार को और अपने धर्म को बचाने के लिए लोग कर रहे हैं, कृपया ये राइडर 47 वाला हटा दीजिए और इन लोगों को एक लिमिटेड टाइम के अंदर पूरे परिवार को एक साथ सिटीजनशिप दे दीजिए। यहां से हमारी लड़ाई 2010 से शुरू होती है। तो ये एक बहुत जरूरी बात है समझने की कि इनको भारत में शरण देके या जो सरकार है वो कोई एहसान नहीं कर रही। आपने इंटरनेशनल लेवल पे ट्रीटी की हुई है, उस ट्रीटी को आपने यूएन में एक्नॉलेज कराया हुआ है, तो पाकिस्तानी माइनॉरिटी अगर भारत में आके शरण लेती है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उनका, ये भारत के संविधान में एक्नॉलेज की जा चुकी हैं चीजें। अभी कोई कहता है साहब ये रोहिंग्याओं की क्या बात है, बांग्लादेशियों की क्या बात है, तो भैया उनका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है तो आप बता दीजिए। आप दोनों को एक साथ कैसे रख सकते हैं? एक आदमी को इसलिए आना पड़ा है कि उसकी बच्ची उठा ली जाती है सरेआम, उसको और बांग्लादेश से फेंस क्रॉस करके आने वाले क्रिमिनल्स को आप एक साथ कैसे रख सकते हैं? उनको एक कैटेगरी में उन पे बात कैसे की जा सकती है? सो दिस इज द पॉइंट वेयर आवर एस्टैब्लिशमेंट एंड आवर ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन फेल्ड अपनी बात को ठीक से रखने में। हाँ, मैं और ओमेंद्र जी कहीं भी गए हैं तो हमारी बात को हमने ठीक से रखा है और लोगों को लाजवाब किया है, क्योंकि हमारा दिल ही इन्हीं लोगों के लिए धड़कता है।
मैंने मेरे दादाजी का स्ट्रगल सुना है, गोरा साहब, उन्होंने पैदल स्ट्रगल किया। 1000 एकड़ के लैंडलॉर्ड ने पैदल धक्के खाए भारत आने के बाद। मेरे पिताजी और यहाँ डॉक्टर थे, आकर कितनी हजारों गरीबी का किलोमीटर। जीवन जिया है। मेरे पिताजी डॉक्टर थे, 1.5 साल के थे जब वो पार्टीशन हुआ और फिर वो बाद में डॉक्टर बने। तो मेरे मेरे पीछे आपको मेरे दादाजी और पिताजी की फोटो दिख रही है। मेरे पिताजी के साथ मैं हजारों किलोमीटर साइकिल पे घूमा हूँ। मैंने इन लोगों का स्ट्रगल देखा है। तो आज मुझे लगता था कि जो आ रहा है आगे बढ़ के हमें उसका हाथ पकड़ना चाहिए, और जो पीड़ा हमारे पुरखों ने भोगी वो पीड़ा इनको भोगनी तो पड़ रही है, पर हम कम कितनी कर सकते हैं उसकी कोशिशें हम लोग लगातार जारी रखते हैं। जब भी कोई बच्ची उठती है रात को नींद नहीं आती, बिल्कुल मतलब अंदर से हमारा दिल जो है बुरी तरह से खून रिसता है उसमें से, हमारे कानों में से खून रिसता है ये सुन सुन करके। मेरी बेटी है, जब मैंने ये सब शुरू किया 2010 में, मेरी बेटी 9 साल की थी। मैं उसको देख के सोचता था कि यार मेरी कोई 9 साल की बच्ची को उठा के ले जाएगा, फोर्सफुली कन्वर्ट करके इसका निकाह करा देगा, तो एक बाप जी कैसे सकता है। जी, बेटियां बेटे जिनके बच्चे होते हैं वो समझते हैं इस बात को। तो वो ह्यूमैनिटी के साथ हमने शुरू किया और भगवान की बहुत कृपा रही, हजारों लोगों के वहां से निकाला भी। आज हम लोग 12-13 कच्ची बस्तियों को, स्लम्स को, जिसमें एक एक की पॉपुलेशन 1200-1500 है, ऐसी स्लम्स को हम लोग टेक केयर कर रहे हैं, लोगों के मेडिकल इश्यूज को टेक केयर कर रहे हैं, उनके वीजा एक्सटेंड करा रहे हैं। और ये नए वाले लॉट में 2017 में पूरे भारत की पहली सिटीजनशिप हम लोगों ने जयपुर में करवा के आइस ब्रेक की, लोगों को बताया कि यस दिस इज पॉसिबल, हम ऐसा कर सकते हैं। और पूरे देश में अलग अलग एस्टेब्लिशमेंट पे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स पे और राज्य सरकारों पे दबाव बना के जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको ऑथराइज कर दिया है 1955 के एक्ट में, और जयपुर अगर सिटीजनशिप दे सकता है तो भैया भोपाल क्यों नहीं दे रहा है, नागपुर क्यों नहीं दे रहा है, पुणे क्यों नहीं दे रहा, मुंबई क्यों नहीं दे रहा है, अहमदाबाद क्यों नहीं दे रहा। और धीरे धीरे सब जगह होने लगा। सो दिस इज ए स्मॉल जर्नी एंड माय एक्सपीरियंस एंड माय थॉट्स टुवर्ड्स दिस। थैंक यू जी। बहुत आपने अहम बात की। मैं थोड़ी सी एक दो बातें आपकी तरफ वापस लौटूंगा पूछने के लिए। डॉक्टर साहब, इतना बड़ा काम हो रहा है, हज़ारों लोगों की रीसेटलमेंट हो रही है और इतने बड़े बड़े फ्यूचर प्लान्स हैं। इसके लिए ज़ाहिर है रिसोर्सेज चाहिए। सबसे बड़ा जो रिसोर्स होता है वो फंड रेजिंग है। कैसे आप रिसोर्सेज इकट्ठे करते हैं, कैसे लोगों को जोड़ते हैं, और क्या फ्यूचर के फर्दर प्लान हैं तमाम तर दिक्कतों के बावजूद? ताहिर भाई, बहुत विनम्रता से ये बात कह रहा हूँ कि हिंदू समाज ने हमारी बहुत सहायता की है इसमें। स्टार्टिंग में तो मैं और जय अपना पैसे से काम करते थे। फिर एक कमाल का कदम जय ने उठाया। इसने अपनी लगभग 50 लाख रुपए की जमीन जो है खुद के इसके नाम की, उसको निमित्तिकम के नाम कर दिया। वो डीड बाकायदा ट्रांसफर हो गई। आज जो निमित्तिकम का ऑफिस है वो जय की दी हुई जमीन पर, जय की दान दी हुई जमीन पर बना हुआ है। तो वॉकिंग द टॉक का सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण मेरे जीवन में अगर कोई है तो वो जय आहूजा है, इधर उधर की नहीं। फिर हमने हिंदू समाज से मेरे एक मुसलमान दोस्त भी जयपुर में ऐसे हैं जो मुझे पैसा देते हैं। लेकिन इसको हम एक आइडिया है, जो जैसे इस्लाम में आपकी ज़कात होती है, वैसे हिंदू धर्म में धर्मांश हम लोग कहते हैं कि अपनी कमाई का एक अमुक पैसा प्रतिशत आप धर्म के काम के लिए दें। और यदि पाकिस्तानी हिंदू बच्चियों की चीखें आपको सुनाई देती हैं, यदि इन बेचारे भुलाए हुए सताए हुए लोगों का रुदन, इनका रोना आपके कानों तक पहुंचता है, तो 100, 200, 500 रुपए महीने के निमित्तिकम की वेबसाइट पे जाकर के हमें दान दे दीजिए। और मैं ये बहुत विनम्रता और बहुत गर्व के साथ कहता हूँ कि हिंदुओं ने हमारी सुनी और अभी हमारे पास पर्याप्त धर्मांश आता है कि हम इस वक्त 5 ऑफिसेस जो है वो पूरे भारतवर्ष में चला पा रहे हैं, लोगों को सैलरीज देकर के। क्योंकि सिटीजनशिप का काम, उस डॉक्यूमेंटेशन, जाकर के मेडिकल केयर देना, उनके छोटे छोटे मसले सब सॉर्ट आउट करना, उनके छोटे छोटे झगड़े सुलटाना, किसी की शादी में कुछ हो रहा है, वो सब हमारी टीम करती है। लेकिन उसके लिए जोधपुर में 3 पेड वर्कर्स हैं, जयपुर में हमारे पास 3 पेड वर्कर्स हैं, दिल्ली में हमारे पास एक वर्कर है, जैसलमेर में है, और कर्णावती जिसको आप अहमदाबाद कहते हैं वहां पर हमारा एक वर्कर है। तो इस तरह से काम चल रहा है। हिंदू समाज ही हमें धर्मांश दे रहा है, जिसके कारण ये सब चल रहा है। और आप जैसे प्यारे लोग जो कि हमें इस बहुत तकलीफ दे विषय की लोग 21वीं शताब्दी में
अपने घर छोड़कर, अपनी संपत्ति छोड़कर, अपनी जड़ें, अपनी रूट्स छोड़कर, अपना देश छोड़कर एक नई जगह आते हैं जहाँ ना उनकी भाषा मिलती है, ना उनका खान पान मिलता है, ना उनका कल्चरली कोई लेना देना है, और बस इसलिए कि वो हिंदू रहना चाहते हैं इसलिए वो यहाँ आ जाते हैं। और आप जितने प्यारे लोग इस बात को दुनिया तक पहुंचाने में हमारी सहायता कर रहे हैं, बस यही है हमारी कहानी। आप दोस्त काम कर रहे हैं, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं कि आपका पैगाम आगे पहुंचे, मगर इस पैगाम को बहुत आगे पहुंचना चाहिए। सिर्फ पैगाम को ही नहीं, दुनिया भर में जो भी जुड़े हुए दर्दमंद दिल हैं, सिर्फ हिंदू ही नहीं, इवन मुस्लिम्स भी, इवन क्रिश्चियंस को भी, जितने भी दर्दमंद दिल हैं, उन सब को आपका साथ देना चाहिए। आपकी वेबसाइट पे जाएं, हम यहाँ पर स्क्रीन पे आपकी वेबसाइट का एड्रेस भी देंगे ताकि लोग जाएं, वहाँ पे डोनेट करें और सब कुछ करें। डॉक्टर जय आहूजा भाई, मैं आपकी तरफ वापस आते हुए जानना चाहूँगा कि आपने नेहरू लियाकत पैक्ट की भी बात की और बड़े अच्छे तरीके से हमारे व्यूअर्स को समझाया कि इनफैक्ट ये कोई ऐसा कोई नया नहीं है सीएए का खेल, ये वही से फूटा हुआ है, और जो चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी वो सीएए में कोशिश की जा रही है कि इम्प्लीमेंट की जाए, लेकिन इम्प्लीमेंट अभी भी प्रैक्टिकली नहीं हो पा रही। अब हम ये भी देखते हैं कि शोर दुनिया में ये है कि इसमें मुस्लिम नाम क्यों नहीं रखा गया। भाई वो जो मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्री से आ रहे हैं वो तो प्रोसिक्यूटेड नहीं है वहाँ पे, सीधी सी बात है। लेकिन इशू फिर यानी वो जिसको हम कहते हैं ना, कजरवी एक वर्ड है कि यानी हमने हर तरीके से कोई ना कोई उसमें जिसे कहते हैं ना डेवल्स एडवोकेसी ज़रूर करनी है कि फिर ये कह दिया जी कि भूटान से नहीं आ रहे, नेपाल से हिंदू भी नहीं ला रहे। भाई बात ये है कि वो असल में वो पुराना पैक्ट जो है, नेहरू लियाकत पैक्ट, जो इसके कॉन्टेक्स्ट में था, वो वहीं से बात आगे चल रही है। अब वो रोहिंग्या का भी मसला आ गया। भाई बात यह कि पहले जो पहला पैक्ट है पहले उसको तो पूरा कर लीजिए, नई उसमें चीज़ें डालिए, तब जब उसको आपने पूरा कर लिया। ये बड़ा सिंपल सा मामला था। भारत के मीडिया को भी समझ नहीं आया। वहाँ के, मैं जहादी एलिमेंट्स, एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स की बात नहीं करता, जो वहाँ का सो कॉल्ड एलीट पढ़ा लिखा हिंदू तबका है, जो बड़े बड़े न्यूज़ मीडिया, सिविल लिबर्टीज़ के ग्रुप्स चलाते हैं, उनको भी तो समझ नहीं आया। और उसको यहाँ पर बैठ के और भी हमारे जो हिंदू समाज के लोग हैं, सिख समाज के लोग हैं, वो भी उसको नहीं समझ पाते। तो आफ्टर ऑल ये कमी जय भाई आपको क्यों नज़र आती है? कैसे इसका कोई सलूशन है? जितने सहूलत से आप बात समझाते हैं, भारत के बाकी जो सरकारी इदारे हैं, जो मीडिया है, वो क्यों नहीं समझ पाता या क्यों नहीं समझा पाता? सर, समझने और समझाने के खेल को मैं तो पूरा जिया हूँ। आप उस समय के जितने भी विजुअल्स उठा के देखेंगे, सबसे ज्यादा सेलिब्रेशन जहां हो रहा है सीएए आने पे, वो हमारे जयपुर ऑफिस और हमारे जोधपुर ऑफिस में ही हो रहा है। मैसिव नंबर, ढोल, पटाखे, मिठाइयाँ, फूल मालाएं, सब कुछ वहां पे है। फिर मैं लगभग हर बड़े चैनल पे खुद पैनलिस्ट बन के गया हूँ, और जहां भी मैं गया हूँ, और धीरे धीरे जो है मेजोरिटी मीडिया हमारे पक्ष की बात करने लगा लॉजिकली। एक एनडीटीवी को छोड़ दे, बाकी सबको बात धीरे धीरे समझ में आई। तो जिनको समझना था वो समझे। बहुत बड़े बड़े जलसे हुए हैं भारत के अंदर, बहुत बड़े बड़े जुलूस हुए हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के पक्ष में, ऐसा नहीं है कि नहीं हुए। अब जो बात है, आपने अभी एक बात और बोली कि भाई मुसलमानों का नाम क्यों नहीं है, तो ये तो हमने कहा कि भाई अगर नेहरू लियाकत पैक्ट या 1955 के एक्ट में कोई एक भी कैटेगरी बढ़ाई हो या घटाई हो तो मोदी सरकार दोषी है। टेरिटोरियल चेंजेस किए हो तो भी मोदी सरकार दोषी है। तो कोई ये समझना नहीं चाहता, क्योंकि वो बायस्ड होकर के उनको मोदी की मुखालफत करनी थी, इसके अलावा कोई बात नहीं थी, जो मुझे लगता है पर्सनली। ठीक आपने कहा, ये एक बहुत और एक और मजेदार बात गोरा साहब आपको मैं बताना चाहूंगा। अब जब 1955 के एक्ट में स्पेशल प्रोविजन है और उसमें निमित्ते कम नहीं 2000 से ज्यादा लोगों को सिटीजनशिप करवा दी है, तो फिर इसकी जरूरत क्या थी? दो जरूरतें थी। एक तो जो आने वाले लोग हैं वो 90% दलित और ट्राइबल हिंदू हैं, बहुत ही ज्यादा सप्रेस, जिसको आपके पाकिस्तान में वडेरे अपनी बॉन्डेड लेबर बना के रखते थे। ये वो लोग हैं, तो इनके पास रोटी खाने के पैसे नहीं होते, इनको सालाना 6000 इंडियन रुपीस देकर के अपने पासपोर्ट रिन्यू कराने पड़ते हैं।
एक एक घर में 10-10 पासपोर्ट होते हैं। उनके पास खाना खाने के पैसे नहीं है बेचारों के पास, वो पासपोर्ट कहाँ से रिन्यू कराएंगे? तो हमने कहा कि साहब ये आप पाकिस्तान एम्बेसी में लास्ट में पासपोर्ट सरेंडर कराने वाली शर्त है, उसमें पाक एम्बेसी पूरी पूरी दिल्ली पुलिस को पता है, पूरे एस्टेब्लिशमेंट को पता है, पाक एम्बेसी अपने दरवाजों पे 3-3 दिन खड़ा रखती है इनको छोटे छोटे कामों के लिए। ये लोग दिल्ली जाते हैं तो सड़कों पे सोते हैं एम्बेसी के बाहर। तो हमने बोला ये हैरेसमेंट बंद कर दीजिए, पासपोर्ट जो है वो कलेक्टर के यहाँ ही सरेंडर करवा दीजिए और रिन्यूअल की शर्त हटा दीजिए। आप एनिमी मुल्क को इतना पैसा क्यों देना चाहते हैं, अरबों रुपया रिन्यूअल के नाम पे और रिनाउंसिएशन सर्टिफिकेट के नाम पे? तो हमारी रिक्वेस्ट पे ये मान लिया गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में कि पासपोर्ट जो है वो लोकल कलेक्टर के यहाँ ही सरेंडर हो जाएंगे, उसके लिए पाक एम्बेसी में रिन्यूअल्स की जरूरत नहीं है। दूसरा, हमने कहा कि साहब ये 1947 से पहले जो पैदा हुआ है या जिसके माँ बाप पैदा हुए हैं उसको आप अर्ली सिटीजनशिप दे रहे हो, वो घर का ओल्डेस्ट मेंबर है, उसका बच्चा, उसको 12 साल तक आप सड़ाओगे, 12 साल के बाद भी 2-2.5 साल उसकी सिटीजनशिप में लग जाएंगे, बच्चे की जवानी निकल जाएगी, उसका करियर तबाह हो जाएगा, भारत की जीडीपी का हिस्सा नहीं बन पाएगा। तो आप इस टाइम लिमिट को थोड़ा सा सही कर दीजिए और कोई ये राइडर हटा दीजिए 1947 का। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में minority from Pakistan should stay 5 years peacefully in भारत, then they can apply for the citizenship, ये लिखा हुआ है। अब आप बताइए इसमें क्या दिक्कत है? अगर पूरे परिवार को एक ही साथ सिटीजनशिप की फाइल लग जाए, 1-2 साल का समय भी लगे, उसको 7 साल में सबको नागरिकता मिल जाए, तो कितने बच्चों का करियर बच जाएगा, कितने परिवारों की लाइफ बच जाएगी, वो ढंग की नौकरी करने लायक हो जाएंगे, ढंग के बिजनेसेस करने लायक हो जाएंगे, वो पॉलिटिकल हॉस्टेज की कैटेगरी से बाहर निकल जाएंगे। तो ये काम करके ये बहुत बड़ा ह्यूमन रिलीफ है ये इन्होंने जो किया है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि इसको कम्युनल बताया जाए या एंटी मुस्लिम बताया जाए। बड़े बड़े डिबेटर्स के बीच में मैं जा चुका, मेरे को तो कोई इसका जवाब नहीं दे पाया, सारे चुप ही हुए हैं इन सारी बातों को सुन के। डॉक्टर साहब, मैं आप ही की तरफ आ रहा हूँ। 2 बातें तो मैं इसमें थोड़ा ऐड करना चाहता था। जी, मैं वही आप ऐड भी कीजिए और 2 बातें इसमें और भी शामिल कीजिए, फिर मैं आखिर में जय भाई से वाइंड अप करूँगा। जो आप कहना चाहते हैं वो भी कहिएगा और 2 बातें इसमें ऐड कीजिए। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, ये एक बहुत अहम मसला है। और एक और बात कि जो चीज़ आज की हमारी डिस्कशन में आप महसूस करते हैं कि फर्दर ऐड होनी है, वो भी आप बताइए। टू ऐड टू द लास्ट क्वेश्चन, आपने पूछा था कि ऐसा कैसे हुआ कि नैरेटिव हमारे हाथ से निकल गया। तो हमें समझना पड़ेगा कि पता नहीं पैसा बहाया गया या कहां से क्या मोटिव था लेफ्टिस्ट ने किया, लेकिन हमको जिस बात पर शर्म आनी चाहिए, और मैं ये कहता हूं उन हिंदुओं और सिखों के लिए जिन्होंने सीएए का विरोध किया कि इनको डूब के चुल्लू पर पानी में मर जाना चाहिए, कि पाकिस्तान, राजस्थान की असेंबली और पंजाब की असेंबली ने सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित किए बिना समझे, और उन निर्दोष हिंदू सिख ईसाइयों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। यानी ये कहा गया कि भारत सरकार ने क्यों इनकी सहायता के लिए सीएए बनाया है, बिना ये समझे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 के इनके पुरखों का बनाया हुआ एक्ट है जिसको मोदी जी लागू कर रहे हैं। लेकिन प्रोपेगेंडा ये किया गया कि नहीं जी, इसके अंदर तो मुसलमानों के साथ में भेदभाव होगा, जबकि वही एक्ट था, इसीलिए इसको अमेंडमेंट था। ये 1955 के एक्ट के अंदर एक अमेंडमेंट था। इतनी मोटी बात भी लेकिन हिंदुस्तान की जनमानस से छुपा दी गई, म्यूटिलेट कर दी गई और बिल्कुल उसको भौंडा कर दिया गया। तो ये हमारी असेंबलियां जब हमारे खिलाफ पास कर रही हैं तो अमेरिका की सिटी काउंसिल से क्या शिकायत करेंगे। दूसरी बात कि आपने पूछा फ्यूचर प्लान क्या है। फ्यूचर प्लान ताहिर भाई बहुत लंबे चौड़े हैं, लेकिन अभी तो जैसे ही कोविड का संकट खत्म होगा, मैं आपसे पहले भी ये बात साझा कर चुका हूं, 2 पाकिस्तानी हिंदू, 2 पाकिस्तानी सिखों और 2 पाकिस्तानी क्रिश्चियंस को मैं हवाई जहाज में बिठाकर बड़े बड़े देशों की, यूरोपियन कंट्री की कैपिटल्स, कनाडा की कैपिटल और अमेरिका में, यूनाइटेड नेशंस में, उनके मुंह से उनकी तकलीफें हम दुनिया को बताना चाहते हैं। कोई बीच का एक्टिविस्ट नहीं होगा, ओमेंद्र रत्नू नहीं बोलेगा, कोई वकील नहीं बोलेगा, कोई लॉयर कोई हायर नहीं करेंगे। इनके सीधे साधे मुंह से सिंधी भाषा में, पंजाबी भाषा में ये अपनी तकलीफें बयान करें, पूरी दुनिया सुन ले कि उनकी आंखों के सामने लगभग 1.5 करोड़ हिंदू, सिखों और ईसाइयों को जेनोसाइड किया जा रहा है। उसका पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन और एक ह्यूमेन, मानवता के मरे हुए चित्त के सामने हम अपील करेंगे कि कम से कम इनकी बात सुनी जाए।
मेरा तो प्लान ये है कि कोई देश अगर इस बात को समझता है तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर पाकिस्तान पर केस चलना चाहिए कि आपने किया क्या है इन लोगों के साथ में। ये मौलिक मानवाधिकारों का हनन है, बेसिक ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। और प्रयास ये है कि 1 करोड़ हिंदू सिखों को अगर हमें पाकिस्तान से निकालना है तो जैसा कि जय ने बताया, उनके पास अपने पासपोर्ट के पैसे भी नहीं है, उनको पासपोर्ट है ही नहीं, जो अंदरूनी सिंध में मरे पड़े हैं, वडेरों के पास में बेगार कर रहे हैं, गुलाम बना के रखे हुए हैं, बहुत सारा कर्जा उनके ऊपर चढ़ा हुआ है। जो गरीब हिंदू है उसको वहां से निकालने के लिए हमने कैलकुलेशन की कि लगभग 5,000 रुपए हमारे को पर हिंदू कॉस्ट आएगी। तो अगर 1 करोड़ हिंदुओं को निकालना है तो 5,000 करोड़ का फंड हमको इकट्ठा करके निकालना पड़ेगा और अगले 10 साल में हमको ये खत्म करना है, अन्यथा ये या तो मार दिए जाएंगे या ये कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। तो देखते हैं डिवाइन फोर्सेस की क्या प्लान है। हमारा प्लान तो ये है कि इनको हमें एक भी हिंदू, एक भी सिख और एक भी ईसाई उस देश में नहीं बचना चाहिए, क्योंकि यदि वो रहा तो ये जो ब्लास्फेमी लॉ है, किसी की बच्ची उठेगी, किसी की गर्दन कटेगी, केवल दुख पाने का है। और जब एक मोदी जी ने हमें एक ऑप्शन दिया है, एक विंडो खुली है सीएए की, तो उसका भरपूर उपयोग हमें करना चाहिए। आखिर में जय भाई ये बताइए कि हमारी आज की बातचीत में जो बात आप समझते हैं मिस हो रही है वो भी बताइए, और जो डॉक्टर रत्नू जी कह रहे हैं कि जो सीए की एक ऑफिशियल कोट एंड कोट विंडो खुली है उसका भी भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए, कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? सर फायदा तो ये है कि अब आप देखिए कि हम इतने लंबे समय में 2016 से सिटीजनशिप दिसंबर से वापस से थोड़ा सा ईज करी गई है और कलेक्टर्स को पावर डेलीगेट करने के बाद में सिस्टम काम करने लगा थोड़ा सा। उस समय से लेके अब तक पूरे भारत में कुछ 3,500 सिटीजनशिप हुई है। नहीं, भारत में 10,000 हो गई। नहीं, राजस्थान में 3,500। हाँ, राजस्थान में, सॉरी सर, राजस्थान में 3,500 हुई है, भारत में 10,000 हुई है। अब राजस्थान के 3,500 के मुकाबले में 37,000 से ज्यादा लोग सीए लागू होते ही दूसरे दिन एलिजिबल हो जाएंगे। बिल्कुल। और ये फिर परमानेंट हो जाएगा ना सर, मतलब आप भारत में आए, आप पाकिस्तानी माइनॉरिटी हो, आपको कोई फालतू की परेशानी नहीं उठानी, आपको 5 साल बिताने और अब सिंगल वीजा 5 साल का देने लगे। ये राजनाथ सिंह जी के समय हो गया था। अब इनको स्टेट ट्रैवलिंग अलाउ कर दिया साल में 50 दिन। जो पहले पॉलिटिकल हॉस्टेज थे केवल एक म्यूनिसिपल एरिया में या एक छोटे से कस्बे में भी, कई बार अगर स्पॉन्सर एक छोटे गांव में रहता है तो उस गांव से बाहर नहीं जा सकते थे। अब 50 दिन आप स्टेट ट्रैवल कर सकते हो, ऑफिशियली आप बिजनेस कर सकते हो, ऑफिशियली आप नौकरी कर सकते हो प्राइवेट सेक्टर में। ऐसी रियायतें राजनाथ सिंह जी ने बहुत दी थी। सीए लागू होने का मतलब परिवार का परिवार एक ही साथ एक ही दिन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करेगा और उनकी फाइलें भी लगभग एक साथ क्लियर होंगी, तो पूरे परिवार के परिवार का भला होगा और बैकलॉग नहीं रहेगा ज्यादा, लोगों की परेशानी बहुत कम हो जाएगी, लोगों की जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। वो जिस तरीके से अभी भी पॉलिटिकल हॉस्टेज बनके और आईबी की नजर में, सीआईडी की नजर में 24 घंटे उनकी फाइल खुली रहती है, सर्विलांस में रहते हैं बेचारे, सब तरीके की चीजें उनको बर्दाश्त करनी पड़ती है, उनका जीवन बहुत आसान हो जाएगा। वहां पे बैठे हुए, पाकिस्तान में बैठे हुए हिंदुओं को बहुत बड़ी उम्मीद जगेगी कि अब हमारे को सिस्टम के द्वारा इतना ह्यूमिलेटेड नहीं किया जा सकता जैसा हमारे साथ पहले होता था। अब हमारी लाइफ वहां जाके काफी नॉर्मल रहेगी, हम काफी नॉर्मल तरीके से जी सकते हैं और 5 साल एक ऐसा अरसा है कि निकलते देर नहीं लगती है। और सबसे बड़ी बात, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में ब्यूरोक्रेसी को टाइम बाउंडेड डिस्पोजल के लिए जो है बाउंड किया गया है कि 1 साल के अंदर अंदर अगर आपने इसकी सिटीजनशिप को डिस्पोज नहीं किया तो ये ऑनरेरी सिटीजन हो जाएगा भारत का, इसको नागरिकता के सारे अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो हमें बहुत सारी उम्मीदें देती है। तो हमारा पूरा फोकस, फ्यूचर प्लान मेरा तो एक ही है ग्राउंड एक्टिविस्ट होने के नाते, कि थोड़ा सा लॉकडाउन खुलते ही मैं दिल्ली जयपुर एक कर दूंगा, सारे नेताओं से, वहां के पत्रकारों से, सबसे मिलके इस पे बड़ी मुहिम चला के माननीय अमित शाह जी से भी मिलेंगे, बाकी लोगों से भी मिलेंगे और एट एनी कॉस्ट सीए अगले 2-3 महीने में लागू करवा के मानेंगे। मेरा प्लान एकदम स्ट्रेट है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पहले भी यही करता आया। जी जय भाई, आपने बिल्कुल बहुत वाज़ेह शब्दों में कहा
कि आपका प्लान ये है कि इसको 2 महीने के अंदर अंदर लागू करा के रहेंगे। ये बहुत बड़ा आपका टारगेट है और ये होके रहेगा। हम भी समझते हैं इसलिए कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है निमितिकम, वो इतने कम अरसे में, चंद सालों में इतने बड़े बड़े काम कर दिए उन्होंने। हज़ारों लोगों को आप ले आए। अब आपका 1 करोड़ लोगों को लाने का टारगेट है। और मैं यहाँ पे बैठा हुआ यही कहूँगा कि अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन यूनियन और ऑस्ट्रेलिया में बसने वाले हमारे जितने भी दर्दमंद दिल हैं, ख़ास तौर पर हिंदू और सिख समाज के जो लोग बसते हैं, उनको आपका भरपूर साथ देना चाहिए। आपकी वेबसाइट पे जाके आपको डोनेट करना चाहिए। आखिर में डॉक्टर रत्नू जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी डॉक्टर साहब। हाँ, ताहिर भाई, मैं कह रहा था कि आपने जो फ्यूचर प्लान्स की बात की उसमें एक बात रह गई थी कि अभी अमेरिका ने 1.5 लाख रेफ्यूजीज के लिए अपने दरवाजे खोले हैं। तो प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि पाकिस्तान से 200, 300, 400 कुछ हिंदुओं को हम अमेरिका में रेफ्यूजी स्टेटस दिलवा सकें। तो उसमें हम आपसे भी सहायता लेंगे कि वो इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, एक लॉयर हायर करना पड़ता है, पेपर वर्क होता है, वहां से लोगों को निकालना, उसमें फंडिंग भी होगी। फंडिंग पैसे तो अरेंज हो गए हैं, लेकिन पता नहीं हम ये कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन ये भी हमारे एजेंडा पर है, क्योंकि सारे 1 करोड़ को भारत में लाना, वैसे तो लाएंगे हमारी सर आंखों पर, लेकिन कुछ को हम ऑस्ट्रेलिया भेज दें, कुछ को हम यूरोप भेज दें, कुछ को नॉर्थ अमेरिका भेज दें, तो भी एक फ्लो शुरू होता है जिसमें इन लोगों के लिए एक रास्ता बनता है। और हम CAA को विथड्रॉ या डाइल्यूट नहीं होने देंगे। हमें इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़ा तो हम जाएंगे। एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म से बनाए हुए लीगल राइट को हम फोरफीट नहीं होने देंगे। ये पाकिस्तान के हिंदू और सरदार और अनाथ नहीं है। जी आप एक इम्पोर्टेंट बात, जब इतना विरोध हो रहा था शाहीन बाग का, आपको मैं आज एक बात कहना चाहूंगा। हमने पूरा प्लान कर लिया था। जोधपुर से दिल्ली है 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर। सो वी वर डिसाइडेड ए पद यात्रा, 3000 लोगों को साथ लेके मैं पैदल निकलने वाला था जोधपुर से दिल्ली, भारत सरकार को सॉलिडेरिटी देने के लिए। और भारत के अलग अलग हिस्सों से पैदल रिफ्यूजी हिंदूज के और सिखों के जत्थे आके हम लोगों के साथ मर्ज होने वाले थे। और रामलीला मैदान तक पहुंचते पहुंचते हम 15-20 हजार लोग हो जाने। हमने तैयारी कर ली थी। कोविड अगर नहीं आता तो हम ये इतिहास भी रच के दिखाते भारत को और पूरी भारत की जनता को कि हम इनके साथ 600 किलोमीटर पैदल ही चले जाते भारत सरकार को सपोर्ट करने के लिए कि आपने बहुत बड़ा काम किया है। और उसके दौरान मीडिया को अपने आप इनके दर्द को, इनकी पीड़ाओं को कवर करना पड़ता और इनकी बात को सुनना पड़ता। अब नौबत आएगी तो अब भी ऐसा करेंगे। 600 किलोमीटर नहीं, 6000 किलोमीटर चलना पड़ेगा इनके लिए। इनके साथ तो भी सबसे आगे आगे मैं ही चलूंगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों दोस्तों का। आप दोनों ने वक्त दिया और आपके जज्बे, आपकी हिम्मतें इसी तरह सलामत रहें, इसी तरह कड़ी रहें, ताकि जो पिसे हुए बहन भाई हैं उनको जाए पनाह मिल सके। बातचीत सुन रहे थे आप डॉक्टर रत्नू की, जय आहूजा जी की, जो निमितिकम ऑर्गेनाइजेशन के रूहे रवां हैं। और उनकी वजह से एक बहुत ही बड़ा काम भारत में, बल्कि साउथ एशिया में हो रहा है कि जो परसिक्यूटेड कम्युनिटीज़ हैं पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से, बांग्लादेश से, वो ना सिर्फ भारत पहुंच सकती हैं बल्कि उनकी सेटलमेंट भी हो सकती है। आपने उनकी बातें सुनी, उनका फ्यूचर प्लान सुना, आप ज़रूर उनका साथ दीजिए। ये आपका भी एक बहुत ही अहम कंट्रीब्यूशन होगा। आज का बिला तकल्लुफ़ तजिया ताहिर गोरा के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया।